साहित्य निधि में सुनिए उड़िया कहानी गूलर के फूल। कहानी लिखी है प्रसिद्ध उड़िया लेखक अखिल मोहन पटनायक ने। कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है प्रतिष्ठित एवं जाने माने अनुवादक दिनेश कुमार माली जी ने। दिनेश कुमार जी ने लगभग सभी प्रसिद्ध उड़िया लेखकों की कहानियों का हिंदी अनुवाद किया है। प्रस्तुत है कहानी। भद्र महिला ने पहले से मुझे संजय समझ लिया था। मेरा उससे किसी भी तरह का प्रतिवाद करने का साहस नहीं था। पहले से उस घटना के बारे में बता रहा हूँ। उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र हुआ करता था। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के समय मैं गुवाहाटी घूमने गया था। शायद वो एक संभ्रांत इलाका था, क्योंकि वहाँ जितने घर थे वे काफ़ी सुंदर, आकर्षक और भव्य दिखाई पड़ रहे थे। वे सभी घर आधुनिक डिज़ाइन के थे। कभी कभी इन मकानों की एक ही प्रकार की संरचना देखकर मन ऊब जाता था। ऐसा लगता था मानो रातों रात बाजार से खरीदी हुई स्थापत्य की किताब से उतरकर यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। कहने से मन में जिसका एहसास होता है, वैसा एहसास इन भव्य महलों को देखने से नहीं होता है। इन सब महलों में रहने वालों के साथ मेरा परिचय न होना स्वाभाविक है, पर महलों की बात यहाँ प्रमुख नहीं है। मैं अपनी असली बात पर लौट आता हूँ। मैं इस अभिजात इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था। एक दिन शाम को मैं पैदल पैदल होटल को लौट रहा था। अचानक आकाश में उत्तर दिशा की ओर से काले काले बादल घुमड़ कर छाने लगे और तेज़ हवा चलने लगी। देखते देखते बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। थोड़ा और पैदल चलना मुश्किल हो गया। इस वजह से रास्ते के किनारे बनी एक बड़ी सी इमारत की तरफ मैं भागने लगा। दूसरा समय होता तो दरबान या अल्सेशियन कुत्ते का डर या संकोच रहता, परंतु इस अचानक बारिश के कारण ये सारी बातें एक पल के लिए भी मन में नहीं आईं। पूरी तरह भीग जाने से पहले मैं फाटक खोलकर बरामदे के ऊपर चला गया। उस मकान के बरामदे की साजो सज्जा बहुत ही सुंदर थी। मोज़ाइक के फर्श पर केन की 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। दीवार पर सागवान की लकड़ी से बना एक नाम पट्ट था। उसके नीचे एक छोटा सा लेटर बॉक्स लटका हुआ था। दाहिनी ओर सीमेंट की ग्रिल के ऊपर राधा तमाल फूलों की लता ऊपर की ओर फैली हुई थी। कुछ पोर्सिलीन के टब में दुष्प्राप्य कैक्टस लगे हुए थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतने बड़े मकान में कोई रहने वाला नजर नहीं आ रहा था। इस परिस्थिति में रेडियो या बर्तनों की ठनठनाहट या कुछ भी नहीं होने से घर के खिड़की दरवाजे बंद होने की आवाज़ तो सुनाई पड़नी चाहिए थी। घर के सामने वाली खिड़की में महीन पर्दा हवा के झोंकों से उड़ रहा था। उड़ते समय ड्राइंग रूम में कुछ पत्र पत्रिकाओं के पन्नी की फरफराहट सुनाई पड़ रही थी। कोई भी आदमी यह आवाज़ सुनकर कबूतर के पंखों की फड़फड़ाहट का अनुमान लगा लेगा। कहीं नृत्यशाला में थिरकती संगीत की आवाज़ जैसी बारिश की रिमझिम प्रतीत हो रही थी। दूर स्थित बिजली के खंभों पर गिरती पानी की बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसे एक उज्ज्वल भाले के कलेवर को भेदते हुए रजत भस्म को प्रकाशित कर दे रही हो। बहुत ही तेज गति से एक दीर्घ काले रंग की गाड़ी पोर्टिको में आकर रुकी। गाड़ी पोर्टिको के नीचे खड़ी होने के बाद भी सामने की लाइट जल रही थी और वो लाइट मेरे ऊपर गिरकर मेरे व्यक्तित्व को लांछित कर रही थी। मुझे लगा मैं जैसे जंगल के भूले भटके किसी कोतवाल का पुत्र हूँ, जो किसी आश्रय की तलाश में प्रताड़ित होकर किसी दानव की गुफा में घुस गया हो। गाड़ी की लाइट बुझते ही अंधेरा अपना मुंह खोलकर मुझे निकल गया। गाड़ी के अंदर किसी नारी की उत्कंठित आवाज़ सुनाई दी, तुम संजय? और गाड़ी से जो भद्र महिला उतरी थी वो बहुत आत्मीयता से मुझे घर के अंदर ले गई और मैंने पहली बार उसका चेहरा प्रकाश में देखा। भद्र महिला की उम्र 40 के आसपास थी, फिर भी वो स्वस्थ और सुंदर थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ अपलक बिना कुछ बोले देख रहे थे। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं किस प्रकार कहूँ उससे कि मैं संजय नहीं हूँ। शायद उन्हें किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई है। मेरे कुछ कहने से पहले ही उस भद्र महिला ने कहना शुरू किया, संजय अभी तक तुम वैसे ही हो, तुम्हारे चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके बाद उसने कुक को बुलाकर कॉफ़ी बनाने का आदेश दिया। मुझे पता है कि तुम चाय नहीं पीते हो। माँ बाप को बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रहता है, पर तुम बोलो संजय,
मैं चाय में कितने चम्मच चीनी लेना पसंद करती हूँ। गलत उत्तर देने की अपेक्षा चुपचाप रहना उचित लगा। इतने कम समय में भी भद्र महिला की आंखों से उदासीनता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वो सोफे के ऊपर थोड़ा लेट गई थी और कहने लगी, मैं जानती हूँ संजय, तुम्हारी उम्र में हमारी बातें याद रखना अस्वाभाविक है। मंजू को देखो, वो क्या रिसर्च कर रही है आज तक। 4-5 सालों में एक बार भी हमें देखने के लिए नहीं आई। क्या उसके पास इतना भी समय नहीं है? तुम तो फिर भी आए हो। मंजू के पापा कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेन के टिकट करवा लिए हैं। देखो, छुट्टी खत्म होने जा रही है, फिर भी वो घर नहीं आई। मैं मूक दर्शक बना बैठा रहा। इस गोरख धंधे में मैं उलझता जा रहा था। जब तक बारिश रुक नहीं जाती है, तब तक मैं इस परिस्थिति से मुक्त नहीं हो पा सकता था। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। वो भद्र महिला कहने लगी, मंजू तो जानती है वो आने वाले दिसंबर में विदेश जाएगी। उनके पिताजी ने सभी चीज़ों की तैयारी कर ली है। न जाने फिर कब उससे मुलाकात होगी। कौन कह सकता है मुलाकात होगी या नहीं। बचपन में मंजू मेरे पास थी तो मीते कितना अच्छा लग रहा था, मगर पढ़ाई के लिए अपने परिवार वालों से इतना दूर जाना ठीक नहीं है। भद्र महिला की आवाज़ भारी होने लगी थी। मैं मंजू के पास और पैसा नहीं भेजती तो वो मजबूरन चली आती, परंतु मैं माँ होने के नाते ऐसा कैसे कर पाती। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। छज्जे से पानी की बूंदें टप टप की आवाज़ के साथ गिर रही थीं। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। फिर कहने लगा, मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना है, मुझे जल्दी ही जाना होगा। लौटते समय भद्र महिला ने मुझे मेरा पता ठिकाना पूछा। मैंने उसे मोड़ के उस पार सी व्यू होटल के रूम नंबर 26 में रुकने के बारे में बताया, मगर उसकी आंखें कुछ और बोलना चाह रही थीं। तब तक मैं सीढ़ी से उतरकर नीचे आ गया था। उसने एक बार फिर आवाज़ दी, संजय, इतनी बारिश में तुम पैदल मत जाओ। उसकी आवाज़ में आदेश का स्वर सुनाई पड़ा। वो गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगी, ड्राइवर तुम्हें होटल में पहुंचा देगा और उसे भी तुम्हारे होटल के बारे में पता चल जाएगा। मजबूरन मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर मैंने उस महिला और उसके परिवार के बारे में जानने की उत्सुकता को मुश्किल से दमन किया। अगले दिन होटल के बेरा के सुबह चाय का प्याला रखकर जाते समय दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कमरे के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी घुस आया। उसको देखते ही पता चल रहा था कि किसी गंभीर दुख के कारण अधिक उम्र लग रही थी। कुर्ता पहने, हाथ में स्टिक लिए वो एक संभ्रांत आदमी लग रहा था। उस सज्जन व्यक्ति ने अपनी आंखों से मोटे चश्मे उतार कर रुमाल से उसको 2 बार पोंछकर फिर पहन लिया। कुर्सी के ऊपर अपनी स्टिक को रखकर और एक बार मेरी तरफ नज़र घुमा ली। मैंने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। कुर्सी पर बैठकर वो सज्जन कहने लगा, मैं जानता था मेरी पत्नी बहुत ही बड़े भ्रम में है। हाँ, तुम कल शाम को जिस बंगले में बारिश के कारण रुक गए थे वो मेरा घर था और वो औरत मेरी पत्नी थी। आज सुबह उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। उसके मन में तुम संजय हो ये बात घर कर गई है। मैं क्षमा मांगते हुए उस सज्जन आदमी से कहने लगा, मेरा नाम अशोक है। कल शाम की घटना के लिए मैं लज्जित हूँ, परंतु पता नहीं क्यों आपकी पत्नी की प्यार भरी बातें सुनकर मैं अपना मुंह खोल नहीं पाया कि मैं संजय नहीं हूँ। वो आदमी कहने लगा, मैं भी मानता हूँ संजय के चेहरे से आपका चेहरा मिलता जुलता है। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से ही पता चल सकता है कि तुम संजय नहीं हो, इसलिए माफ़ी मांगने या लज्जित अनुभव करने का कोई कारण नहीं है। अशोक, नियति का ये एक निष्ठुर परिहास है। मेरी बेटी मंजूश्री के साथ संजय का विवाह तय हो गया था, मगर वो संभव नहीं हो सका। अपनी बात कहते कहते उस आदमी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो सेंट्रल टेबल की तरफ अपलक देखता रह गया। मैंने एक कप चाय बनाकर उनके सम्मुख रखी। पहले की तरह अनमने भाव से उसने चाय का कप उठा लिया और कहने लगा, ये बात तुमसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत दिनों के बाद कल शाम को मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर खुशी के भाव देखे थे। वो तुमको देखकर सोच रही है कि उसके सपने साकार होने जा रहे हैं। मैं उसका ये भ्रम मिटाना नहीं चाहता हूँ। इस भ्रम की वजह से वो अपनी शेष ज़िंदगी को आनंद से बिता सकती है, तो और जीवन में मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप से बात कर रहा हो।
आंखों के मोटे लेंस वाले चश्मे उतारकर रुमाल से पोंछते हुए बोला, तुम उम्र में मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हें अशोक नहीं संजय कहकर पुकारूंगा, क्योंकि किसी वक्त असतर्कता से मेरी पत्नी के सामने सच ना आ जाए। सुनो संजय, सुनो, आज से मेरे परिवार में तुम्हारा एकमात्र परिचय होगा संजय के रूप में, और मेरा एकमात्र निवेदन है कि तुम्हें बीच बीच में मेरे घर आना होगा। मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं थी और अब भी नहीं है। केवल एक ही चीज़ का अभाव है जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। इतना कहते हुए कातर भाव के साथ वो चुप हो गए। फिर कहने लगे, मुझसे तुम वायदा करो कि कितनी भी समस्याओं के बावजूद भी तुम बीच बीच में मेरे घर आकर संजय होने का अभिनय करते रहोगे। मैं सचमुच विचलित हो गया। फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं वायदा करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ये सुनते ही ऐसा लगने लगा मानो उस व्यक्ति के सीने पर से कोई बोझ उतर गया हो। हाँ, मैंने सुना था कि तुम आज शाम की फ़्लाइट से दिल्ली जा रहे हो। मेरी पत्नी बेटी मंजू के लिए कुछ सामान भेजेगी। हम दोनों एयरपोर्ट पर तुमसे मिलने आएंगे। मैं तुम्हारा और समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं उस आदमी को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए साथ गया। अगले दिन एयरपोर्ट लाउंज में बैठकर मैं इधर उधर मन ही मन उस दंपति की तलाश में था। कहीं से आकर अचानक वो आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, हेलो संजय। मैं विस्मित रह गया। मैंने देखा कि मेरे सामने पिछली रात की रहस्यमयी स्नेहमयी महिला सामने खड़ी थी। वो एक सुंदर सा पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहने लगी, दिस इज़ फॉर मंजू, माइंड द ट्रबल। मैंने उनके हाथ से वो पैकेट ले लिया। पैकेट के ऊपर स्केच पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मंजू। तब माइक से यात्रियों के जाने की घोषणा हुई। उस भद्र महिला ने मेरे बाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से छोड़ दिया। मैं उस सज्जन आदमी को थोड़ा दूर ले जाकर पूछने लगा, देखिए, मैं तो मंजू देवी का पता नहीं जानता हूँ। आप पैकेट के ऊपर लिख देते तो मुझे सुविधा हो जाती। मैंने अभी तक किसी भी आदमी की आंखों में इस तरह का भाव नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई निर्जीव प्राणी हो, ठीक उसी तरह जैसे किसी मूर्ति की तरह आंखें दिखाई दे रही हों। उसके बाद शायद नियत के प्रचंड अट्टहास से उसका शरीर कांपने लगा हो। मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर वो फुसफुसाकर कहने लगा, मुझे भी मंजू का पता मालूम नहीं। मेरी पत्नी की मानसिक बीमारी के बाद मंजू चल बसी। आज से बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में मंजू की मौत हो गई थी। तब मंजू BA 3rd ईयर में पढ़ रही थी, इसलिए 3 साल के बाद उसे रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद वो विदेश चली जाएगी। हवाई जहाज़ का पंखा घूमना शुरू हो गया था। बार बार मेरे नाम की माइक से घोषणा हो रही थी। मैंने हवाई जहाज़ में अपने कदम रख दिए थे। बीच में मैंने एक बार उनकी तरफ देखा। वे लोग मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे। मुझे लगा कि वो दोनों भगवान की निष्ठुर सृष्टि में निसंग अभिशप्त मनुष्य रूपी कठपुतलियाँ हैं, आकाश की तरफ हाथ हिला रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे उड़िया के प्रसिद्ध लेखक अखिल मोहन पटनायक की लिखी हुई कहानी गूलर के फूल। अनुवाद किया था दिनेश कुमार माली जी ने।